नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है टीएमए पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एक सीरीज हमने चला रखी है रिट मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जहां पर इससे पहले के दो वीडियोस के अंदर मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड लैंग्वेज ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज, सॉरी, ये हमने बात कर ली थी। सेकेंड हमने बात करी है जहां पर एक कॉम्पैक्ट वीडियो दिया है मैंने टीचिंग मेथड्स का, और साथ ही में सीएलटी ये कवर हो गया है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज लर्निंग, और उसके साथ ही आपके जो मल्टीलिंगुअलिज्म दे रखा है, और उसके बाद रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन टीचिंग ये आपका दे रखा है। इसके बाद एक सेक्शन में आपका इवेल्युएशन है, और उसके साथ ही रेमेडियल टीचिंग दे रखा है। ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, आज इनकी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी ओर से दे देता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। उसमें सबसे पहली बात तो आप टीएमए का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपको इसी नाम से मिल जाएगा, जहां पर इसमें आगे लिख रखा है इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम, टीएमए इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स। ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सर्च करेंगे। साथ ही में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसको ऐड कर लूंगा, बट कुछ दिक्कत आ रही है वहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि वो ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसी दिक्कत अगर आपके साथ आती है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि सीधा टेलीग्राम पे जाए, वहाँ पे आप इस नाम से सर्च करेंगे तो फिर वहाँ आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको डेली वोकेब देते हैं जो आपके सिलेबस में है। इसके साथ ही हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो भी आगे आने वाले समय में करवाने वाले। और ये जो टीएमए का प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब की क्लासेस हैं आपके लिए या चाहे टेलीग्राम पर हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं, इट इज टोटली फ्री, पूरे तरीके से फ्री है। देयर इज नो चार्ज ऑफ एनीथिंग ऑन टीएमए। ठीक है, चाहे टेलीग्राम हो या फिर चाहे यूट्यूब हो जाए, दोनों जगह पर कोई भी चार्जेस हम आपसे नहीं ले रहे हैं। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, और साथ ही में हमारे जो साथी हैं आपके, उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो, इससे पहले कुछ चीज़ें और हैं, इनको जान लीजिए आप। आज जो हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं, आपके ये सारे कंटेंट रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज लर्निंग, और उसके बाद है मल्टीलिंगुअलिज्म, और उसके बाद है रोल ऑफ होम लैंग्वेज, इसके बाद इवेल्युएशन, और उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग। ये कुल 5 टॉपिक दे रखे हैं। लेवल 1 के अंदर भी ये एक जैसे हैं, और लेवल 2 के अंदर भी आपको सेम कंटेंट मिल जाने वाला है। ठीक है, और ये जो क्लास है, मैं इसका ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ आपको। ये थ्योरी क्लास नहीं है, सबसे पहली बात तो ये थ्योरी क्लास नहीं है, और ना ही ये पूरे तरीके से रिवीजन क्लास है। मतलब ये है, हम थ्योरी भी करेंगे कवर, बट रिवीजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टॉपिक्स को अलग अलग सोर्सेस से पढ़कर आए हैं वो। तो ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो भी इस वीडियो के थ्रू पढ़ लें, और जो चाहते हैं कि हमारी एक क्लास के अंदर, घंटे 1.5 घंटे की क्लास के अंदर एक अच्छा रिवीजन इन सारे टॉपिक्स का हो जाता है, तो वो भी आपके लिए हो जाएगा। तो एक ही क्लास से आपके ये दोनों काम हो जाएंगे। इसके बाद एक और चीज बता देता हूं मैं। ये जो 5 टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं मैंने, इन टॉपिक्स के अंदर ज्यादा फैक्चुअल चीजें नहीं है। यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात है। मतलब जिस बच्चे को लैंग्वेज का नेचर समझ में आ जाता है, और ये समझ जाता है कि लैंग्वेज को पढ़ाने में कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं, और उन दिक्कतों का सामना किस तरीके से किया जाता है, एज ए टीचर आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लैंग्वेज के डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन सारी चीजों, क्योंकि इसका आप मेन टॉपिक तो यही है, डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज लर्निंग, और उसके साथ ही आपको ये दोनों टॉपिक्स दे रखे हैं। इवेल्युएशन की बात करेंगे हम, रेमेडियल टीचिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो भी आपके लिए हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ समझने का कंसेप्ट ज्यादा है। आप ये समझिए कि अगर आपने कंटेंट को समझ लिया है, सो दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, और मेरा प्रयास भी उसी तरीके से रहने वाला है, एक एक चीज में क्लियर करता हुआ चलो। यहाँ पे आइए तो देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हम जैसा इंडियन इन्वायरमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर इंग्लिश आज भी उतने अच्छे अस्तित्व के अंदर नहीं आ पाई है। अनडाउटेडली द इम्प्रूवमेंट्स आर गोइंग ऑन, बट द डिजायर्ड रिजल्ट इज नॉट बीइंग अचीव्ड। व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड दिस, एंड साथ ही में ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे हम करके इंग्लिश का एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रिपेयर कर सकें, स्टूडेंट्स का माइंडसेट इंग्लिश के प्रति अच्छा बने,
ऐसी चीजें हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमको ये देखना है कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं हम, चैलेंजेस क्या क्या हैं इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, प्रॉपर एम की कमी है। प्रॉपर एम का मतलब होता है उद्देश्य जो है हमारे एक लैंग्वेज को पढ़ाए जाने के जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखा गया है अधिकतर स्कूलों में, बोर्ड्स के अंदर भी देखा जाता है कि इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ के आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे या फिर आप उस सब्जेक्ट को पास करेंगे। मींस इसको एक मार्क्स प्राप्त करने का जरिया बना लिया गया है, ठीक है, या फिर इसको पास करना है। जबकि एक लैंग्वेज को जिस समय पढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है बच्चा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर खुद को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी बातें दूसरों लोगों तक पहुंचा पाए, लेकिन वो पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो मिसिंग है। तो ये एक हमारे सामने बात आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ये चीज हम देखते हैं कि मतलब जो टेक्स्ट बुक आज हमारे स्कूल्स में चल रही हैं, सबसे पहली बात, कभी कभार ग्रेडेशन की दिक्कत आ जाती है, उनके अंदर अच्छे तरीके से ग्रेडेड नहीं है वो। कभी कभार उसमें आप देखते हैं कि जैसे टेक्स्ट बुक के डिजाइन के अंदर भी हम कुछ चीजें देखते हैं कि स्पेलिंग एरर्स वगैरह हम वहां देखते हैं। इसके बाद कंटेंट जो है उसका सिलेक्शन जो है वो भी थोड़ा सा एक इशू बनता है। और टेक्स्ट बुक भले कोई अच्छी दे भी दी जाए किसी टीचर के हाथों में, लेकिन अगर वो सिर्फ उसको ट्रांसलेशन करके अगर उसको बता रहा है, क्या सारी चीजें अनुवादित तौर पे अगर बताई जा रही हैं बच्चे को, तो फिर उस टेक्स्ट बुक को पढ़ने का उद्देश्य जो है वो पूरा हो नहीं पाता है। सो इफ देर आर स्कोप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द टेक्स्ट बुक, सो दैट शुड बी टारगेटेड। उसको टारगेट करके उसको अच्छा किया जाना चाहिए और टेक्स्ट बुक को बहुत एक अपग्रेडेड स्तर पे ले जाके उसको एक स्टैंडर्ड बुक बनाई जाए, जिस बुक के से हम सारे तरीके के बच्चों की, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टेक्स्ट बुक का डिजाइन इस तरीके से हो कि सारे बच्चों के लिए वो ज्यादा हेल्पफुल रह सके। ये आपके टेक्स्ट बुक की बात आ जाती है। प्रॉपर एम की बात कर ली है हमने। अब हम बात कर लेंगे ओवर क्राउडेड क्लासेस की, जैसा इंडिया के अंदर कॉमन है। मैं आपको बताऊं, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर एक क्लास में 41 का रेशियो हो जाता है, मींस 40 स्टूडेंट और 1 टीचर हैं, तो ये माना जाता है कि वो क्लास बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड हो चुकी है, वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात करें। लेकिन वहीं पर 41 का रेशियो अगर इंडिया में है तो उसको हम ठीक रेशियो मानते हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज एज ए टीचर हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं। टीचर्स हमारे पास उतने हैं नहीं, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो भी एक प्रॉपर जगह पे नहीं है जहाँ पे उसको होना चाहिए। तो ये इंडिया में समस्या हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड हैं और जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, मतलब आज भी इंग्लिश को पढ़ाने के लिए जो मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, जो मेथड्स का इस्तेमाल होता है, जिन अप्रोचेस को इंग्लिश को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। अकॉर्डिंग टू द टाइम वी हैव टू मेक एडिक्वेट चेंजेस इन द मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि ये हमारे सामने एक चैलेंजेस है, किस तरीके से मॉडर्न अप्रोचेस एंड मॉडर्न मेथड्स को इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद लैक ऑफ क्लियर कट पॉलिसी, ये भी हमारे सामने एक सवाल है। कभी कभार गवर्नमेंट जो है उसको भी लैंग्वेज टीचिंग के प्रोग्राम्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि वो बच्चा उसके अंदर एक्सप्रेशन अपने दे पाए, ना कि उसको इस तरीके से। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं इंडिया की अगर बात करूं, हो सकता है किसी को बुरा लगे इस बात को लेकर, लेकिन ये इंडिया के अंदर आप बेसिकली देखोगे तो जैसे एक तो हमारे पास नॉर्थ के स्टेट्स हो गए, नॉर्थ के स्टेट्स हो जाते हैं और उसके बाद आपके पास साउथ के स्टेट्स हैं, ठीक है। साउथ के अंदर आप रीजनल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा देखते हैं, मतलब मलयालम आप वहाँ देख लेंगे, आप वहाँ पे कन्नड़ देख लेंगे, आप वहाँ पे तमिल देख लेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग स्टेट की आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ के अंदर हम बात करें, नॉर्थ में एक चीज़ है कि अगर आपको हिंदी आ रही है, आपको अगर हिंदी आती है तो फिर आप पर्टिकुलरली अगर नॉर्थ इंडिया में है तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप इजीली हर किसी से अपनी बात कह सकते हैं। अब साउथ एंड नॉर्थ के अंदर जैसे जब भी ऐसी बात आती है कि भाई हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं, ठीक है, जैसे अभी आपने हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर है, पर इंग्लिश भी आज भी इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे पास हिंदी जो है
वो हम, क्योंकि मेन बात ये है ना कि साउथ के स्टेट्स जो हैं वहां पर हिंदी भाषी लोग कम हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसको समझते हैं। तो अब कुछ ऐसा भी होता है कभी कभार कि बहुत ज्यादा आप ये चाहते हो किसी एक लैंग्वेज को बढ़ावा दे दिया जाए, उसमें आप क्या करते हो, इंग्लिश को थोड़ा सा अलग, जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर हम देखते हैं कि इंग्लिश को एज अ थर्ड लैंग्वेज भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक सवाल बनता है कि सर क्या, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो लिंग्वा फ्रैंका का काम करती है, ठीक है, मतलब ये है कि ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप अच्छे स्तर पे अपनी बात एक वाइड ऑडियंस तक अगर आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इंटरनेशनली भी इस लैंग्वेज का महत्व बहुत अधिक है। तो बच्चा अगर उस इस लैंग्वेज को अच्छी बनाता है तो अनडाउटेडली उसकी जो पोटेंशियलिटी है, उसके जीवन में आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। इसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन भी हमारे सामने एक बड़ा इश्यू होता है कि क्या इंग्लिश की जो इवेल्युएशन मेथड्स एंड टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक लैंग्वेज के टूल को, लैंग्वेज के इवेल्यूशन के टूल के अकॉर्डिंग क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वहां पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें हैं। तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो डिफिकल्टीज ऑफ टीचिंग इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ चीजें हैं लैंग्वेज डिफिकल्टीज। अब इसके बाद जैसे इंग्लिश वर्सेस हिंदी, मैंने अभी आपको बताया था जो साउथ एंड नॉर्थ वाली बात जो हमारी चलती है, कभी बोला जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात जब आती है तो उस समय साउथ के स्टेट्स प्रोटेस्ट करते हैं, और अगर आप इंग्लिश को बना नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस ऐसे हैं जिनको नहीं आता, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मतलब ब्रिटिशर्स की लैंग्वेजेस को छोड़ देना चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अनडाउटेडली मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारा अच्छा लिटरेचर ऐसा है, बहुत सारी अच्छी ऐसी स्टैंडर्ड्स किताबें हैं जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश को पूरे तरीके से हटा दें, तो ये जरूरी है कि बच्चा हिंदी के साथ ही इंग्लिश के ऊपर भी उतनी ही अच्छी कमांड रखे, तो उसकी संभावनाएं जो है जीवन में आगे बढ़ने की वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ टीचर्स कॉम्पिटेंसीज। एक बात ये भी हमारे लिए बड़ा सवाल है कि जो टीचर्स हैं इंग्लिश के, इवन दी आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब है भी सही तो वो अपनी ओर से पूरा रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस जिम्मेदारी को उतने अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे हैं जिस तरीके से उसको निभाना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज की भी बात आ जाती है। इसके बाद अब इसमें भी नहीं है टीचर की कॉम्पिटेंसी में, इसमें हम टीचर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर टीचर्स के लिए स्थायी तौर पे अगर किए जाएं तो फिर हो सकता है कि उनका इम्प्रूवमेंट भी अच्छे स्तर पे हो सके। तो ये हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एम्फेसिस ऑन ग्रामर। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, हमारे इंडिया के अंदर जो भी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ठीक है, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है कि एक लैंग्वेज का उद्देश्य क्या है ये जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि बच्चा ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज जो है, जो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज है, इवन कुछ सिलेबस के अंदर तो ऐसा भी होता है कि ग्रामर को पूरा अलग से दे रखा है। इसके बाद एक और चीज, कंपोजिशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो ग्रामर एंड कंपोजिशन पे उतना फोकस होता है बजाय कि बच्चे की लिसनिंग और स्पीकिंग की एबिलिटीज को कैसे बढ़ाए, जिस तरीके से बच्चा अपना जो भाव है, जो चीजें महसूस करता है उनको वो उसमें एक्सप्रेस कर पाए। ग्रामर निश्चित तौर पर एक्यूरेसी के लिए जरूरी होती है, लेकिन ओवर एम्फेसिस इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके पार्ट्स और इसका वेटेज कम होना चाहिए, और बच्चा फंक्शनल इंग्लिश को सीखे जो उसके दैनिक जीवन में काम आ सके, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज लेबोरेटरीज जो है उसकी बहुत भारी कमी है। मतलब मान के चले आप, मुश्किल से 10% स्कूल्स भी ऐसे नहीं है जहाँ पे लैंग्वेज लैब आपको मिले, ठीक है। और इवन एक ये बात भी है कि जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि ऐसी लैब्स वगैरह जो है वो नहीं मिलती है हमें। तो जब एक टीचर ही उस तरीके से प्रिपेयर होकर अगर नहीं आया है और बच्चों को प्रिपेयर करने की उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो ये एक सवाल बनता है कि क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या यहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ये सारे सवाल, ये स्थितियां हमारे सामने खड़ी कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन बेस्ड टीचिंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। जैसे क्या होता है कभी कभार आप बहुत सारी स्कूल्स के अंदर ऐसा पाएंगे, बहुत सारी इंस्टीट्यूट के अंदर आप ऐसा पाएंगे कि इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ट्रांसलेशन बेस्ड है। जैसे अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने ट्रांसलेशन बेस्ड टीचिंग ये बता दिया,
इन दिस सेंटेंस आई एम नॉट टेलिंग यू द ट्रांसलेशन ऑफ ईच वर्ड हियर। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आधारित नहीं बता रहा हूँ, शिक्षण नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चा जरूरी है, अगर उसको एक लैंग्वेज के ऊपर अच्छी मास्टरी हासिल करनी है तो बच्चा उस लैंग्वेज के शब्द को उन्हीं शब्दों में अगर लेता है और उसकी एक्टिव वोकेब के अंदर अगर वो शब्द आ जाते हैं तो वो बेहतर है। न कि आप हर वर्ड का अगर अनुवाद करके बताएंगे तो बच्चा हमेशा एक कमजोरी में आ जाएगा, मतलब उसको फिर हर चीज के लिए, हर एक वाक्य के लिए उसको हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी। वो एक अनावश्यक बैरियर है। हिंदी क्या, अगर कोई भी दूसरी भाषा है तो वो भी, अगर आप इंग्लिश में सोच रहे हैं, इंग्लिश में कुछ अगर बढ़िया तरीके से आप अगर अपने थॉट्स को किसी पर्टिकुलर आइडियाज से या फिर उसको लैंग्वेज और आइडियाज जो है अगर इनका कनेक्शन अगर बन जाए सीधा, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एरर्स क्रिएटेड बाय द लर्नर्स। ये भी हमारे सामने एक इश्यू है कि लर्नर जो है वो उनकी एरर्स भी बहुत ज्यादा हो रही है और उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लैंग्वेज डिफिकल्टीज आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चा एरर कौन कौन सी बनाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली तो होती है लेक्सिकल एरर्स, ठीक है। लेक्सिकल अगर आपके लिए नया शब्द है तो आप इसको सीधा सा ये समझ सकते हैं, वर्ड्स रिलेटेड। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये लेक्सिकल है। इसमें क्या होता है, एक बच्चा इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, अर्थात जहां पे जिस शब्द की आवश्यकता नहीं करनी होती है वो शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद स्पेलिंग के एरर्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। इसके बाद ग्रामेटिकल एरर्स, ये भी जो है वो एक बड़ा इश्यू है, तो इसके ऊपर भी काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कोजेस ऑफ एरर्स। अब बच्चा मिस्टेक्स तो कर रहा है, ठीक है, एरर्स बन रही है उससे, उसके पीछे के कारण क्या, हम उसके लिए बच्चे को दोषी नहीं ठहरा सकते कि बच्चा गलती बना रहा है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ रीजंस है। तो उन रीजंस को हम देखते हैं। सबसे पहला है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, मतलब जो नियम बनाए जा रहे हैं या फिर जो नियम स्थापित है उनका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स उसका उपयोग अगर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन ऑफ लर्नर्स एंड टीचर्स। यह ध्यान रखें कि कभी कभार अटेंशन अगर आपका किसी चीज के ऊपर नहीं होता है, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स ही चल रहे हैं, अटेंशन जो आपका है वो बहुत ज्यादा पुअर है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि तब भी बच्चा वो चीजें जो है वो क्लियर नहीं कर पाता। और कभी कभार टीचर्स भी जो है वो पूरे अटेंशन के साथ नहीं पढ़ाते हैं, ये और समस्या आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। कभी कभार जैसे टारगेट लैंग्वेज को इतना सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, जैसे आप उसको वो लैंग्वेज ना पढ़ा के उसके साथ वाली कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते अगर आप ओवर यूज ऑफ हिंदी अगर हो जाता है, वहां ओवर यूज ऑफ दूसरी कोई भी लैंग्वेज, तमिल का हो गया, कोई भी लैंग्वेज आ गई यहाँ पे, अगर आपने उसका ओवर यूज कर दिया तो फिर आप हर चीज को, इंग्लिश के नियमों को आप दूसरी लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों से भी बचने की आवश्यकता होती है। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा नहीं हो, उससे उसका वेटेज कम हो जाता है, उससे उसकी ग्रेविटी, गंभीरता जो है वो कम हो जाती है। एक्स्ट्रा जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का अर्थ होता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हिंदी में संज्ञा का टॉपिक है आपका, ठीक है, और वही टॉपिक आपका इंग्लिश में होता है नाउन, ठीक है। अब यहां ध्यान रखें कि हिंदी और इंग्लिश की संज्ञा में बहुत बड़ा फर्क है। आप, ठीक है, कुछ चीजें मैच होती हैं लेकिन सारी चीजें मैच नहीं होती। इंग्लिश के रूल्स अलग है, हिंदी के रूल्स अलग है, दोनों सब लैंग्वेज अपने आप में अलग अलग है। कभी कभार जैसे हिंदी में संज्ञा उसी तरीके से इंग्लिश में संज्ञा होगी, तो ये हमने क्या कर दिया, उसका जनरलाइजेशन कर दिया। तो वो एक्स्ट्रा जनरलाइजेशन हमें नहीं करना है। कुछ चीजें अगर मैच हो रही है सो दैट इज ओके, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा आप उस एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से लिंक करने का प्रयास अगर करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। जैसे आपके इंग्लिश में एक टॉपिक आता है मॉडल्स, ये मॉडल्स आपका टॉपिक है, आप हिंदी में इसके कंपैरिजन का टॉपिक नहीं पाएंगे। और हिंदी में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप इंग्लिश में वैसी चीजें नहीं पाएंगे। तो ये जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज के नियम दूसरी लैंग्वेज के नियमों के ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए, आप दोनों को जनरलाइज ना करें, ठीक है। इसके बाद डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, कभी कभार टीचिंग के मेथड्स जो हैं वो भी ठीक नहीं होते हैं, ये भी एक समस्या होती है। इसके बाद मदर टंग इंटरफेरेंस, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इससे पहले के 2 वीडियो जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, इसके बाद साथ ही में हमने बात करी है आपके जो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैं उनके बारे में, और CLT के बारे में बात करी है, वो दोनों वीडियो जरूर देखें।
अगर आप वो दोनों वीडियोस देखने के बाद अगर इस वीडियो पे आ रहे हैं, सो यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिसऑर्डर्स मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि बच्चा कुछ परेशानियों से गुजरता है। ठीक है, कुछ कमियां होती है उसके अंदर जिस वजह से भी बच्चा सीख नहीं पाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का मतलब होता है कभी कभार बच्चा सही तरीके से वर्ड्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है कि कौन से वर्ड के ऊपर हमको स्ट्रेस रखना है, कौन से के ऊपर हमको स्ट्रेस नहीं रखना है। इसके बाद कभी कभार टंग का रिलेटेड जो अपनी जीभ है इससे संबंधित कोई इश्यू हो जाता है, तो बच्चा सही शब्दों को बोल नहीं पाता है, आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है। अर्थात सीधी सी बात है, जब उसको कोई शब्द बोलने में दिक्कत आती है, या फिर कभी कभार ये भी होता है कि इंग्लिश बोलने वाला एक इंसान है, उसकी एक्सेंट, और एक हिंदी बोलने वाला इंसान है, उसकी एक्सेंट, इन दोनों में फर्क होता है। हम हिंदी का वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन को इंग्लिश के वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन से बोलेंगे तो वहां भी दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। बोलते समय आपके माउथ के पोस्चर्स जो है वो अलग अलग होते हैं। तो आर्टिकुलेशन का ध्यान रखें, और ये सारी चीजें एक कॉम्पिटेंट टीचर जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप कर सकता है। इसके बाद अफेजिया की बात करें। अफेजिया क्या होता है, बेसिकली आप ये ध्यान रखें, ये स्लो लर्नर्स की निशानी है। मतलब ऐसे कोई बच्चा है, उसके पास छोटी उम्र के अंदर कोई सिर में अगर उसको चोट लग गई है, या फिर अगर कुछ बच्चे ट्यूमर के शिकार होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के, उसका जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो उतनी अच्छी बिल्डअप नहीं हो पाती। ठीक है, तो उनको लैंग्वेज से के संबंध में थोड़ा सीखने में दिक्कतें आती है। इसके बाद डिसलेक्सिया आप जानते हो, रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, जहाँ पे बच्चा पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करता है। इसके बाद वॉइस डिसऑर्डर भी होता है, कभी कभार बच्चा अपनी वॉइस से भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, और कुछ उसकी वॉइस इस तरीके से होती है कि एक सर्टेन एक्सेंट के वर्ड्स जो है उनको वो बोल नहीं पाता है। स्टटरिंग आप इसको बोल सकते हो, या फिर इसको स्टैमरिंग भी बोल सकते हो, जो हकलाने वाली समस्या है, ये भी आपके सामने रहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे आपके सामने इश्यूज रहते हैं, इस वजह से बच्चा थोड़ा सा लर्निंग उसकी अफेक्टेड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन डिसऑर्डर्स के कारण क्या है। ठीक है, मतलब किस कारण से ये डिसऑर्डर बच्चे के अंदर पनपते हैं। सबसे पहला सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक जो है, मतलब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसकी क्या है बच्चे की, बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसा हुआ है, अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, उसका एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, ये सारी चीजें, बैकग्राउंड मतलब बच्चा किस जगह से आता है, इन सारी चीजों का प्रभाव भी बच्चे की भाषा के ऊपर पड़ता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई बच्चा शुरुआत से अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रखा है, और कोई बच्चा एक गांव के स्कूल में पढ़ा है जो हिंदी मीडियम स्कूल है, अनडाउटेडली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उसने भी पढ़ी है, और उधर सिटी वाले बच्चे ने भी पढ़ी है, दोनों ने पढ़ी है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे बोलने का तरीका, एक जो अच्छे स्कूल से पढ़ के आया है, जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसका बोलने का तरीका और एक गांव के बच्चे का बोलने का तरीका, मतलब जो वैसी उसका इनिशियल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर अगर वैसा एजुकेशन नहीं हुआ तो बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारा कमजोर हो जाता है। ठीक है, फिर एक फैमिली का भी बैकग्राउंड आता है। मानो कोई फैमिली में अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो फिर अनडाउटेडली बच्चा जो है वो उस लैंग्वेज के प्रति ज्यादा फैमिलियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिस एनवायरमेंट में वो रह रहा है वो उसका भी फर्क पड़ता है। रिप्रेजेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स, कभी कभार बच्चे को अनावश्यक प्रेशराइज किया जाता है, चाहे वो टीचर्स के द्वारा हो या फिर चाहे पेरेंट्स के द्वारा हो, तो उससे भी उसके थोड़ा सा इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड है, पुअर मॉडल ऑफ लर्निंग। मॉडल का मतलब आपके सामने आप किसको इमिटेट कर रहे हो। अगर आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिसको खुद ही अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, जो खुद ही इंग्लिश में उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो आपका मॉडल जो है वो ही पुअर है। या फिर अगर आप कोई ऐसे इंसान को कॉपी कर रहे हैं, इमिटेशन जिसको हम कहते हैं, मतलब जिसको देख के आप कुछ करना सीखते हैं, वो आपका मॉडल अगर सही नहीं है तो निश्चित तौर पर फिर आप दिक्कतें जो है वो उनका सामना करते हैं। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सप्रेशन अगर आपको कम मिले, ठीक है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब बच्चा कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन अगर उनको अवसर प्रदान नहीं किए जाए अपने आप को बाहर लाने के, अपने आप को लोगों के सामने बोलने के, तो फिर अगर एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटीज बच्चे को नहीं मिलती है तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि उससे एक अच्छा स्पीकर जो है वो भी छुप जाता है। तो ये बात है। इसके बाद बायलिंगुअलिज्म, अगर कभी कभार एक लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में परेशानी करती है, ये कभी कभार होता है। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे आपके डिफिकल्टीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के थे, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो मैंने बताया है वो इनफ है, ठीक है। ये सारा जैसे इसमें हमारा ये वाला टॉपिक अभी हो गया, ठीक है। अब हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आते हैं सेकंड कंटेंट के ऊपर हम, जो आपका होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, होम लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो बच्चा अपने परिवार में सीखता है, मतलब उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, आप ये कह सकते हो उसकी नेटिव लैंग्वेज है वो। मतलब जैसे मानो मैं हिंदी भाषी एक परिवार से आता हूँ, तो मेरे परिवार के अंदर सारे लोग हिंदी बोलते हैं। तो अगर ऐसा है, ठीक है, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज भी आपकी हो सकती है, अगर ये चीजें आपके सामने है तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आपके घर परिवार में इस्तेमाल होती है, जो लैंग्वेज आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो कौन सी होती है? आपकी मदर टंग, जिसको हम बोलते हैं होम लैंग्वेज। तो यहां हम ये देखेंगे कि कोई होम लैंग्वेज आपके लिए सेकेंड लैंग्वेज, जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश जो बात कर रहे हैं उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज देख रहे हैं, इंग्लिश को हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो क्या हमारे लिए जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो हमारी होम लैंग्वेज है, वो कहीं हेल्पफुल हो सकती है क्या? हम उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक देखिए मैं स्लो चल रहा हूं, उसका रीजन है सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर समझने का ही काम है पूरा, ठीक है, फैक्ट्स नहीं है इसमें। आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझे, और आप अगर अच्छी समझ बना के गए, आपको एक लैंग्वेज का नेचर अगर समझ में आ गया है, या फिर आप सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने में एक इंसान क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करता है, किस किस तरीके से एक टीचर उसको ओवरकम कर सकता है, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ जाती हैं, तो फिर वहां एग्जामिनेशन के अंदर आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये जरूर है कि आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, जो आपका एक जो कॉमन सेंस होता है, कभी कभार वैसे प्रश्न भी आते हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे, सो मोस्टली वहां पर आपको कॉमन सेंस के प्रश्न ही पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ फैक्ट्स बहुत कम है। अब इसमें क्या होता है, मदर टंग जो है उसकी बारे में हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सबसे पहली चीज, मदर टंग एंड मेंटल डेवलपमेंट। ध्यान रखें, बच्चे का मानसिक विकास, ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको और बहुत होशो आवाज में बोल रहा हूँ कि एक बच्चे का मानसिक विकास सबसे ज्यादा होता है मदर टंग में, ठीक है। मतलब वो लैंग्वेज है जिसके प्रति उसकी एक अपनी अलग ही फेमिलारिटी है। तो बच्चे का मानसिक विकास कभी भी मदर टंग के अंदर अच्छा होता है, अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर उसको इसमें शिक्षा दी जाए तो। और सोशली भी बच्चा अच्छा डेवलप होता है, अगर जैसे आपकी जो खुद की भाषा है, आप कहीं समाज में जाते हैं तो वहां पर आप जाके इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आपका सोशल डेवलपमेंट जो है वो उसी लैंग्वेज से डिसाइड होगा, ठीक है। इसके बाद मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे बचपन में आप इस लैंग्वेज को सुनते आ रहे हैं, आपने बहुत सारी कहानी, बहुत सारी कविताएं इस लैंग्वेज के अंदर सुनी है, आपके घर वालों से सुनी है, पड़ोसियों से सुनी है, टीचर से सुनी है कभी कभार। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, आपकी मोस्टली जो मोरल एजुकेशन है वो इस लैंग्वेज के अंदर हो रखा होता है। तो यहाँ ये बात समझने की है। इसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। ध्यान रखें, कभी कभार एक जो होम लैंग्वेज है, जैसे हम इंडिया का अगर कोई इंसान है और यहाँ से वो चला जाता है स्पेन में, चला जाता है, भाई भारत का इंसान है, हिंदी बोलता है, अगर स्पेन में जाता है, वहां पे उसको कोई हिंदी बोलने वाला इंसान मिल जाता है, तो एक अलग ही फैमिलैरिटी क्रिएट होती है, ठीक है, अलग ही उसका एक अपनापन होता है कि मतलब आज मुझे कोई अपना मिल गया, मुझे कोई इंडियन मिल गया, ये मेरी भाषा जानता है। तो ये आपके इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर भी है, और साथ ही में मदर टंग के साथ एजुकेशन जो है वो भी कभी कभार हेल्पफुल रहती है। तो होम लैंग्वेज को हम यहाँ पे, होम लैंग्वेज जो है उसकी डिफिकल्टीज को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या होम लैंग्वेज के बेनिफिट्स हैं, और क्या ये सेकेंड लैंग्वेज के अंदर थोड़ा हेल्पफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। आई थिंक ये अब आपको थोड़ा क्लियर है या नहीं, मैं थोड़ा इसको बड़ा मैं कर लेता हूँ, अब ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है। हाँ, चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है ये, टीचर शुड यूज इंग्लिश स्पीच। अगर आपको सबसे पहला, अगर आपका इसमें हेडिंग देखोगे इसकी, तो वो है
आप जब मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं एक क्लासरूम के अंदर, तो वहां पर क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको देखनी है। तो सबसे पहली बात क्या है, टीचर शुड यूज इंग्लिश स्पीच, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, स्केचेस एंड अदर पॉसिबल मीन्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, मतलब भाई आप अगर एज एन इंग्लिश टीचर अगर क्लास के अंदर जा रहे हैं, तो आपका पहला काम ये, भले मदर टंग बच्चा अच्छी जानता है, आपका काम है कि आप इंग्लिश के स्पीचेस का क्लास के अंदर इस्तेमाल करें। इसके बाद इंग्लिश के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें, पिक्चर्स आप उनको इंग्लिश में बता सकते हैं, इसके बाद स्केचेस को बता सकते हैं, और ऐसा कोई पॉसिबल मीन जो है कम्युनिकेशन का, वो आप इंग्लिश के अंदर बता के बच्चे की अच्छी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आपका इवेंचुअली काम ये है कि आप एक डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट करें, ठीक है, बच्चे का किसके साथ करेंगे, वो आप जो टारगेट लैंग्वेज है आपकी, ये काम आपका रहता है। He should promptly move to English after providing equivalent in the mother tongue। आप मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम होम लैंग्वेज के रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड का, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस या फ्रेज का अगर आपने उसको हिंदी मीनिंग बता दिया है, तो ऐसा नहीं फिर आप हिंदी में एक बार बता दिया बस अब हिंदी ही चलेगी, वो चीज नहीं। एक बार बताया आपने, मीनिंग क्लियर किया, नाउ लेट्स मूव टू द टारगेट लैंग्वेज अगेन, वहां पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विद लिंकिंग मदर टंग। अब यहां हम बात कर लेते हैं, जब एक बच्चे की भाषा के साथ मदर जो लैंग्वेज आप पढ़ा रहे, टारगेट लैंग्वेज के साथ मदर टंग को जब लिंक करते हैं, टीचर कैन एक्सप्लेन द ग्रामेटिकल रूल्स बट सून एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश कैन बी प्रोवाइडेड। आप अगर कोई कॉमन चीजें हैं तो वो बता सकते हैं आप, ठीक है, मदर टंग की, लेकिन आपको तुरंत ही वापस एग्जाम्पल जो है वो इंग्लिश के बच्चे को दे देने हैं, जिससे बच्चा उस लैंग्वेज के अंदर ज्यादा अंदर नहीं चला जाए। टीचर कैन आस्क द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन मदर टंग। टीचर चाहे तो बच्चों से मदर टंग में मीनिंग पूछ सकता है, बट इन केसेस ऑफ फ्रेज एंड क्लॉजेस इट शुड नॉट बी। वर्ड्स के मीनिंग पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूरे फ्रेज का कभी भी उसको ट्रांसलेशन नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगली चीजों की। अब मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये सारे चीज देख ली, ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया अपना। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की। ये क्या चीज है इसको समझना, सबसे पहला तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। मल्टीलिंगुअलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें हम एक इंसान को या फिर एक पूरी कम्युनिटी को हम एक से ज्यादा लैंग्वेज जानने, समझने, लिखने, बोलने, पढ़ने के लिए प्रमोट करते हैं। मतलब एक इंसान बहुत सारी भाषा जाने, जैसे इंडिया के अंदर भी अगर आप करिकुलम देखेंगे तो वहां पर 3 लैंग्वेजेस बच्चा पढ़ रहा है, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ रहा है, सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहा है, थर्ड लैंग्वेज पढ़ रहा है। बच्चा अपने घर की भाषा जाने, हिंदी जाने, इसके बाद इंग्लिश जाने, कुछ जगह पे ऐसी भी जहाँ पे हिंदी को खुद भी थर्ड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, सो ये डिपेंड करता है, लेकिन बच्चा अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर थोड़ा सा फैमिलियर हो, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो क्या है, इट इज द एक्ट ऑफ यूजिंग और प्रमोटिंग द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस आइदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और बाय अ कम्युनिटी। आप प्रमोट करते हैं उनको अलग अलग भाषाएं बोलने, पढ़ने, लिखने को। अ मल्टीलिंगुअल पर्सन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगोट। पॉलीगोट नहीं होगा ये, इसको थोड़ा करेक्ट करें आप, ये होगा पॉलीग्लॉट। ये हो जाएगा आपका पॉलीग्लॉट, ठीक है, यहाँ पे जी आ जाएगा, ये एल जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद है यूनेस्को एडोप्टेड द टर्म मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन 1999। ये आपके लिए फैक्ट आ गया, यूनेस्को ने इसको कब एडोप्ट किया था, तो 1999 में, विच रेफर्स, जो किसको रेफर्स करता है, टू द यूज ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। मतलब वो कहता है कि भाई बच्चे की शिक्षा के अंदर आप उसको मिनिमम, उसकी जो सीनियर सेकेंडरी तक की एजुकेशन होती है वहां पे 3 लैंग्वेजेस के बारे में उसको जानकारियां दे। द मदर टंग, उसमें पहली तो कौन सी होगी, मदर टंग होगी। दूसरा रीजनल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज हो सकती है या फिर चाहे वो नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, और तीसरा है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये यूनेस्को का प्रस्ताव है। अब इसमें आप देखोगे हमारे इंडिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे अगर देखा जाए तो वो सिर्फ कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है, इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाती है, और उसके प्रति इतना पैसिव रोल बच्चे का भी नहीं होना चाहिए, ना गवर्नमेंट का होना चाहिए, ना किसी और का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक अगर क्लासरूम है जहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, एक ही बच्चे को हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा दूसरी अगर
जो लैंग्वेजेस है वो पढ़ाई जा रही है, तो उस क्लासरूम के अंदर कुछ चैलेंजेस रहते हैं हमारे सामने। चैलेंजेस मतलब वो चुनौतियां हैं जिनका सामना करता है कौन। सबसे पहली बात हम करेंगे टीचर के सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जब वो एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के अंदर है तब। उसके सामने सबसे पहला है कि ओरल और रिटन प्रोफिशिएंसीज जो है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस की, जो आप 2-3 लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ा रहे हैं उनके साथ बच्चे की प्रोफिशिएंसीज ओरल में और रिटन में अलग अलग होती है। मतलब एक बच्चा ओरल में अच्छा है, एक बच्चा रिटन में बुरा है, ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने आती है। मतलब लैंग्वेजेस के अंदर एक बच्चा सारे लैंग्वेजेस को एक जैसा नहीं सीखता है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई किसी और लैंग्वेज के अंदर अच्छा है, ठीक है। ये आपके सामने एक दिक्कत आती है। तो आप किस तरीके से बच्चे को थोड़ा, अगर आपकी लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश में अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो क्या ऐसी टीचर अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकता है जिससे वो बच्चा उस इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखे। इसके बाद है ट्राई टू एडेप्ट कल्चरल बैकग्राउंड इन वन क्लास टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम। अब जिस क्लास के अंदर आप जा रहे हैं, जिस जगह की क्लास के अंदर जा रहे हैं, वहां का कल्चरल बैकग्राउंड आपके सामने अलग है और आप जिन लैंग्वेजेस को पढ़ा रहे हैं उनका बैकग्राउंड अलग है। जैसे अगर आप राजस्थान के किसी स्कूल के अंदर जाके इंग्लिश पढ़ाने पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे इंग्लिश का कल्चर अलग है। और जहां पे ये इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लैंड जहां पे बेसिकली हम बात करते हैं, तो वो कल्चर अलग है जहां पे उस भाषा का इस्तेमाल होता है। तो ये एक टीचर के सामने बड़ा चैलेंज है कि एक हिंदी का कल्चर और एक इंग्लिश का कल्चर, इन दोनों कल्चर को किस तरीके से वो इंटीग्रेट करते हुए अपनी टीचिंग जो है उसको पूरा करे। इसके बाद है फाइंड द राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर डिफरेंट प्रोफिशिएंसीज लेवल इन वन क्लास। अगर अलग अलग प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं तो क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसा टीचिंग का तरीका हो सकता है कि वो वहां पर एक इक्वालिटी जो है वो डेवलप कर पाए। इसके बाद फाइंड करिकुलर ऑब्जेक्टिव। आपका जो करिकुलर आपको दे रखा है पढ़ाने का, उसमें आप उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ढूंढे, किसके अकॉर्डिंग, मोनो, बाई और प्लूरीलिंगुअल पेडागजीज जो है इसको देखे। मतलब शिक्षा शास्त्र जो है आपका लैंग्वेज को पढ़ाने का, अगर बच्चे को एक भाषा पढ़ानी है, मोनोलिंगुअल मतलब एक ही भाषा का क्लासरूम है, बायलिंगुअल मतलब एक भाषा जहां, एक क्लासरूम जहां पे दो भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्लूरीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जहां पे बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। तो पेडागोजीज इन सब के लिए अलग अलग होंगी, मोनोलिंगुअल वाले में अलग होगी, बाय में अलग होगी और प्लूरी में अलग होगी। तो यहाँ पे अगर मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो फिर हमको इसके बारे में थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिडर पॉसिबल प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स इन केस दे पे मनी फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, पेरेंट्स का भी एक प्रेशर होता है टीचर्स के ऊपर, क्योंकि अगर मानो जैसे किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को भेजा किसी इंग्लिश के टीचर के पास और बोला कि आपको इसको इंग्लिश सिखानी है, अगर वो पेमेंट अगर कर रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन करवा रहे हैं, मानो एक तरीके से हम ऐसी बात बोले, या फिर अलग से कोचिंग बच्चा कर रहा है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में, तो ये टीचर के सामने एक बड़ा चैलेंज है। वो पैसा भी ले रहा है पेरेंट्स से, लेकिन अब उसको क्या करना है कि दूसरी लैंग्वेज का बच्चा है, अगर उसको आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो मदर टंग बार बार इंटरफेयर करेगी वहां पे। आप या तो ये करें, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसको बाउंड तो करना पड़ेगा कि वो कम से कम हिंदी का इस्तेमाल करे, कम से कम दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। तो वहां पे एक पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है बच्चे और टीचर के ऊपर। तो ये सारे कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको टीचर फेस करता है। इसके बाद हम बात करें फैमिली के पर्सपेक्टिव से, मतलब बच्चे की फैमिली जो है उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है। द प्रेस्टीज ऑफ होम लैंग्वेज वेदर इट इज मेजोरिटी और अ माइनॉरिटी। कभी कभार ये भी होता है कि बच्चे जो है वो अपनी मदर लैंग्वेज के प्रति उतना सम्मान बनाए रखें, ऐसा नहीं हो कि मदर लैंग्वेज के बारे में कोई चीज गलत बोली जाए या फिर उसका इस्तेमाल करने के लिए अगर उसको प्रेशराइज किया जाता है बच्चे को, तो ये है कि उनकी फैमिली की प्रतिष्ठा होती है। बिकॉज इवेंचुअली अगर हम देखें तो एक लैंग्वेज जो है कम्युनिटी को जोड़ने का काम करती है, तो वो मदर लैंग्वेज जो है उसको प्रोत्साहन मिले। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिली विद द लैंग्वेजेस। और कभी कभार क्या होता है, कुछ फैमिलीज का आइडेंटिफिकेशन ही लैंग्वेजेस से है, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर कोई क्राइसिस ना बने। इज द फैमिली लैंग्वेज जस्ट स्पोकन एट होम और चाइल्ड यूजेस इट टू रीड एंड राइट। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चा होम लैंग्वेज से बोलता तो है सर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमको होम लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये सारी बातें करते हैं, लेकिन क्या आप सिवाय बोलने के उसको लिख रहे हैं, उसको कहीं पे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ अच्छा साहित्य है वो आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते?
तो होम लैंग्वेज भी अगर आप जाने तो उसके बारे में भी अच्छी रुचि रखें। ऐसा नहीं हो कि आप उसको प्रोत्साहित न करें, उसके अंदर भी थोड़ा अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करें। इसके बाद द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स, तो उनका जो सांस्कृतिक माहौल है वो भी डिस्टर्ब ना हो। एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज, ध्यान रखना दैट वेदर द लैंग्वेज यूज्ड आउटसाइड एट स्कूल और नॉट, मतलब कोई एक लैंग्वेज आपकी मदर टंग है उसका आप स्कूल में यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज भी देखी जानी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो फैमिली के पर्सपेक्टिव से हो जाएंगी। और मुझे पूरा पता है यहाँ से प्रश्न नहीं बनना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और चैलेंजेस हैं। कभी कभार कुछ रेस का डिफरेंस होता है, जेंडर का डिफरेंस होता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, इसके बाद नेशनैलिटी और रिलीजन का भी डिफरेंस यहाँ पे होता है जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी है ना, ये वो रीजंस हैं, ये वो एस्पेक्ट हैं जो एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को प्रभावित करते हैं। टीचर के नजरिए से ये सारे हैं, इसके बाद फैमिली की नजर से ये सारे हैं, और उसके बाद कुछ अदर रीजंस आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम आते हैं इवेल्युएशन के ऊपर। 2-3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आई थिंक टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेट 41 मिनट्स हो चुका है। आगे हम थोड़ा और चलेंगे इसमें, तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन के मेथड। ये बहुत सारे बच्चे तो पढ़ के आए हैं, जो आपने कुछ ऐसे भी हैं जो रेट 21 की भी तैयारी कर चुके हैं, इवेल्युएशन से बहुत भली भांति परिचित है। पर यहाँ मैं वो चीजें लेकर आया हूँ जिससे कुछ बच्चों ने वो चीजें नहीं पढ़ी हो, अनअवेयर हो, और साथ ही में ओल्ड चीजें जो हैं वो भी मैंने कवर इसके अंदर की है। तो ये कंप्लीट पैकेज है इवेल्युएशन के लिए, ये मान के चले आप, ठीक है। इवेल्युएशन मेक्स प्रोविजंस फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल pupil to diagnose their weaknesses and strength, to point out areas where remedial teaching is required. It helps. देखो सीधी सी बात है, इवेल्युएशन जब तक नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं एज अ टीचर वो सही है या नहीं है। लर्नर के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि ये टीचर के लिए उपयोगी है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे एक टीचर अगर पढ़ा ही रहा है, उसके टेस्ट नहीं हो रहे, अलग अलग तरीके से उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे, तो आप कैसे कह सकते हो भाई ये टीचर जो है वो सफल है या असफल है, या कोई विद्यार्थी सफल है या असफल है। तो आपकी प्रोग्रेस को जानने के लिए, कंस्टेंटली उसको रिव्यू करने के लिए इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इवेल्युएशन ही रेमेडियल टीचिंग का एक बेस होता है। अगर आप इवेल्युएट करेंगे तभी तो पता पड़ेगा कि आप बच्चा किस जगह पे अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे आप सुधार कैसे करेंगे। तो इवेल्युएशन बेसिकली क्या है, ये है आपको गाइड करता है कि कोई प्यूपिल जो है, प्यूपिल का अर्थ होता है शिष्य, है ना, वो क्या है, उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ कैसी हुई है। टू डायग्नोज देयर वीकनेसेस, मतलब उनकी जो कमियां रही हैं उनको डायग्नोज करें, उनको पहचाने, उसको समझे। उसके बाद उनकी जो वीकनेसेस हैं और उनकी स्ट्रेंथ है उनको समझे, और वो एरियाज जहाँ पे रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है वो टीचिंग जो आप वापस बच्चा अगर कोई चीज नहीं सीख पाया तो उसको सिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद है टू नो वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। फिर आप ये भी देखेंगे कि क्या आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे इवेल्युएशन में, जो आपने अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए। ये आपको पता किससे चलेगा, इवेल्युएशन से पता चलेगा। फॉर द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टेक्निक टू अचीव द पर्पसेस आइडेंटिफाइड, आपको अपनी ऐसी टेक्निक, कौन सी टेक्निक बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो उनको कंटेंट समझा पाए, उसके लिए भी आवश्यकता है कि आप इवेल्युएशन पहले करें। मूल्यांकन, हाँ मैं कब का सोच ही रहा था इस शब्द का, कुछ लोग थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यांकन, ठीक है, ये याद रखें। इसके बाद है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टेक्निक्स टू अचीव द पर्पसेस आइडेंटिफाइड, कंबाइनिंग द वेराइटीज ऑफ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी। जो इवेल्युएशन है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव हो, मतलब बहुत सारे डायमेंशंस को वो कवर करे। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, है ना, ऐसा नहीं आप उसका सिर्फ एकेडमिक जो है वो इवेल्युएट करें, मतलब सिर्फ मार्कशीट दे देना एक बच्चे को। मानो कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसके मार्कशीट के अंदर आपने अच्छे नंबर दे दिए, मानो 99% हो गए उसके, लेकिन बच्चा बाकी सारी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पीछे है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, सिर्फ किताबें पढ़ पाता है, तो ये एक इवेल्युएशन जो है वो ओवरऑल इवेल्युएशन नहीं हुआ उस बच्चे का। इवेल्युएशन के अंदर आपके स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज के साथ साथ, मतलब जो एकेडमिक एक्टिविटी है उसके साथ साथ नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज जो है उनको भी टेस्ट किया जाना चाहिए कि बच्चा अन्य चीजों में कैसा है। मानो कोई बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा अच्छा नहीं है बट ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन अच्छा है, तो क्या उसको फेल कर लिया जाए सीधा का सीधा, मतलब क्या उसकी उस एबिलिटी का सम्मान नहीं किया जाए, उसका वेटेज होना चाहिए।
कोई बच्चा कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर अगर अच्छा है तो उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए, उसको उस बिहाफ के ऊपर भी देखा जाना चाहिए कि एक बच्चा एक जगह पे अच्छा नहीं है तो वो दूसरी जगह पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें भी देखी जानी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को ये ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। आप क्या करें, ये इंस्ट्रक्शन जहां पे लिख रखा है ना मैंने, ये आपकी पेडागोजी की लैंग्वेज है, इसका सीधा सा मीनिंग आप क्या होता है, टीचिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जहां पे इंस्ट्रक्शन लिख रखा है मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, वो क्या होगा आपका टीचिंग। आप अगर इवेल्युएट करेंगे तो आपको क्या पता पड़ेगा भाई कहाँ पे सुधार करना है, इंप्रूवमेंट क्या करना है। इसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्पष्ट कर पाए आप खुद ही, और उस ये हो गया इंस्ट्रक्शन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रमोशन, मतलब किसी बच्चे को आप क्लासिफाई करते हैं कि ये अच्छा कर रहा है ये खराब कर रहा है, तो ये क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है, किस बेस के ऊपर आप क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ बेटर लर्निंग, आप बेटर लर्निंग का प्रमोट कैसे कर सकते हो, उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हो, इवेल्युएशन के थ्रू। इट हेल्प्स इन प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस। देखो प्रोग्नोसिस क्या होता है, आप संभावनाएं जानते हैं, ठीक है, मतलब एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी आगे बढ़ने की संभावना है वो क्या रह सकती है, ठीक है। और डायग्नोसिस जो है इसका मीनिंग होता है कि उसकी कमियां क्या है, कहां पे हमको वीकनेसेस देखने को मिल रही हैं, ये दोनों चीजें आपको देखनी है, वीकनेसेस। इसके बाद है करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट, आप उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएशन जब करेंगे तभी आपको पता पड़ेगा कि जो करिकुलम आपके स्कूल में चल रहा है वो सही है या नहीं है, या फिर वहां पे क्या इंप्रूवमेंट हमको करना है। एक सेकेंड, हाँ जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। अब इसको देखते हैं हम। देखो लर्निंग के तीन हमारे पास, एक ट्राइपोलर होती है लर्निंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहला तो होता है लर्निंग एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा अन्य मेथड्स के अंदर भी, जिसको हम बोलते हैं अधिगम अनुभव। ट्राइपोलर होता है ये जो लर्निंग है वो अधिगम अनुभव। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो फिर मैं इसके लिए हिंदी में भी इसको लिख रहा हूं, क्योंकि आप इससे ज्यादा फैमिलियर होंगे, ठीक है, स्पेशली रीड के स्टूडेंट्स। इसके बाद ये होता है आपका मूल्यांकन, और उसके बाद आपके पास ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं, ठीक है। तो ये आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्टिव्स और इवेल्युएशन, तो आप ये देख रहे हो बेसिकली ये प्रोसेस, ठीक है। ये आप देखोगे अगर जो लर्निंग है उसके तीन पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल बन जाता है आपका। उसके अंदर आपके उद्देश्य क्लियर होने चाहिए कि आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसा है वो आप देखें, एंड एट द एंड आप क्या करें, उसका मूल्यांकन करें कि क्या जो चीजें हमने की हैं तो हमारे उद्देश्यों को कोई चीज मीट कर रही है या नहीं कर रही है। वो चीजें कहां से पता पड़ेंगी हमको, इवैल्यूएशन से। तो ये इवैल्यूएशन इस ट्राइपोलर लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसकी विशेषताएं हैं कुछ, थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा मुझे इसको, लेकिन वो दिक्कत हो जाएगी, चलो कोशिश करते हैं, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं इनको ध्यान से देखिए, अगर आपको स्क्रीन में देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये, चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये ट्राइपोलर है, ठीक है, इसके तीन पोल्स आ जाते हैं जैसे हमने अभी इसमें देखा। पहला आपके पास हो गया लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर हो गया ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद होगा इवेल्युएशन, ठीक है। ब्रिंग्स क्वालिटेटिव, हमारे पास ये क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, और उसके बाद साथ ही में क्वांटिटेटिव जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो भी ये लेकर आता है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव भी इंप्रूवमेंट्स हमको यहां से देखने को मिलते हैं, तो आप दोनों को ही लिख सकते हैं यहाँ पे।
क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, ये दोनों ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं हमको। इट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, लर्नर का मूल्यांकन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन एक्सप्लोइटिंग इट फुल्ली और फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट पर्पसेस, और जब इवेल्युएशन हो जाता है तो उसके बाद हमको ये देखना होता है कि उस बच्चे की संभावनाएं क्या है, उस बच्चे की कमियां क्या है, कि बच्चा आगे जाके क्या कर सकता है, क्या लैंग्वेज के अंदर जो हमने गोल्स डिसाइड किए थे वो बच्चा अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है। ऐसे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोइट आप कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों को समझते हुए। इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन, इस कलेक्शन होता है किनका, एक क्वालिटेटिव और साथ ही में क्वांटिटेटिव डेटा, इन दोनों का ही कलेक्शन किया जाता है, तब जाके हम एक कंटिन्यूअस उसका प्रोसेस जो चल रहा है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं असेसमेंट के हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाते हैं इसके अंदर, जो आप यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आ सकती है आपको लिखने में, मैं पांचों के नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़े फॉन्ट्स बड़े करके। सबसे पहला आपके पास ये जो है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, आई थिंक अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा ये। इसके बाद ये जो है वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको आप सीसीई के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इसके बाद ये आपका है इंटरनल इवैल्यूएशन, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो आपका हो जाता है समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये मोटे तौर पे 5 तरीके के इवैल्यूएशंस होते हैं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट ये 3 हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इंटरनल में कुछ भी नहीं है, अगर स्कूल के अंदर इंस्टीट्यूट के लेवल पे अगर इवैल्यूएशन हो तो वो इंटरनल हो जाता है, और स्कूल के बाहर के लेवल पे हो तो वो कौन सा हो जाता है, एक्सटर्नल हो जाता है। बाकी इन तीनों को थोड़ा सा हम देखेंगे। अब थोड़े फॉन्ट्स और ज्यादा छोटे हो चुके हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, मुझे इसको तो बड़ा करना ही पड़ेगा वरना दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहला आपके पास ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसको समझना अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहली बात है द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का गोल क्या है, टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर to improve their teaching and by students to improve their learning, more specifically formative assessments, ठीक है। अब इसमें देखना, जब लर्निंग चल रही है उस दौरान अगर इवैल्यूएशन किया जाता है, किसके लिए, ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, क्या उसको वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हो जाता है तो आप ये पता कर पाते हैं कि एज ए टीचर, एज ए लर्नर, ऐसे क्या वीक एरियाज है जहां पर काम करने की आपको आवश्यकता है। ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। बेसिकली ये आपको ऑनगोइंग फीडबैक देता है, मतलब जब पढ़ा रहे हो उसी दौरान आपको फीडबैक मिलता रहता है कि क्या हम चल रहे हैं जिस दिशा में वो सही है या नहीं है। ये आपकी हेल्प करता है स्टूडेंट आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड टारगेट एरियाज दैट नीड वर्क। ये स्टूडेंट को बताता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और टारगेट एरियाज क्या है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे और काम करने की आवश्यकता है। हेल्प फैकल्टी रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। और फैकल्टीज को भी ये बताता है कि बच्चे कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं समेटिव असेसमेंट के बारे में, इसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें क्या है, the goal of summative assessment is to evaluate student learning at the end of an instructional unit by comparing it against some standard of benchmark। कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, इसके बाद जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आपके होते हैं, एक समेटिव असेसमेंट लिया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का पीरियड, मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ स्कूल क्वार्टरली एग्जाम्स करवाते हैं, कुछ पीरियोडिकल करवाते हैं, इसके बाद कुछ स्कूल्स जो हैं वो एनुअल करवाते हैं, फिर कुछ हाफ ईयरली होती है, मतलब जो जहां पर आप बच्चे का मूल्यांकन करके उसको अंक प्रदान करते हैं, ठीक है, वो होता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। समेटिव असेसमेंट्स आर ऑफन हाई स्टैक्स which means that they have a high point value, यहाँ पे उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इनकी, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ समेटिव असेसमेंट इंक्लूड, फिर
इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाएंगे, वो कौन कौन से हैं अगली स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके पास समेटिव असेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल है। अब मिड टर्म एग्जाम ये आपका समेटिव होता है, आई थिंक बड़ा करना पड़ेगा मुझे इसको। ये क्या क्या है देखो, समेटिव में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। मिड टर्म का एग्जाम है, फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, एक कोई पेपर है, कोई सीनियर रिसाइटल है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम समेटिव असेसमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर्मेटिवली when students or faculty use it to guide their efforts and activities in subsequent courses। ये आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको, लेकिन उससे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट की भाषा पढ़ लेते हैं। Formative assessments are generally low stakes, which means that they have low or no point value। Examples of formative assessment include, formative assessment के examples क्या क्या है? Draw a concept map, एक concept map क्लास के अंदर draw करना to represent their understanding of a topic। बच्चा कितना उस टॉपिक के अंदर समझ पाया है। Submit 1 or 2 sentences identifying the main point of a lecture। एक लेक्चर के मेन पॉइंट से संबंधित एक दो चीजें उसको पूछी जाए। Turn in a research proposal for early feedback। अर्ली फीडबैक के लिए जब एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो रखा जाए, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। अब मैं इन दोनों चीजों को थोड़ा सा क्लियर करता हूं, तो ये समझना कितना है इसके अंदर वो देखना। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जिससे आप बच्चे को ऐसा जान पाते हैं कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर जब गया उस समय अपने उसना जो एक लेक्चर है उसने वो पढ़ा दिया, ठीक है। वो पढ़ाने के बाद जैसे बीच बीच में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है वो इवेल्युएट कर रहा है वो जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है और जो बच्चे सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका कोई मार्क्स नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या, लेकिन वो आपकी जो लर्निंग है, जो ऑनगोइंग लर्निंग है, उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब जैसे आपके 3-4 चैप्टर्स हो जाते हैं, फिर आपके स्कूल में मानो यूनिट टेस्ट चलते हैं क्या, जहां पे बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं, तो यूनिट टेस्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा आपका समेटिव असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। वहां पर फिर आप उसको मार्क्स देते हैं, उसका स्टेक्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। ये आपके सामने सीसीई आ जाता है, लेकिन ये सीसीई आपके सामने बिल्कुल भी क्लियर नहीं है एज फार एज आई कैन सी, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ कुछ चीजें मैं लिखता चलूंगा तो क्लियर होंगी आपके लिए। ये एक ऐसा पेन लेना है जो इन सारे चीजों को कवर कर ले, आई थिंक ये ठीक रहेगा। ये जो आपके सामने लिखा है वो लिखा है सीसीई, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है कि इसमें लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस होती है। इसके बाद इसमें फॉर्मेटिव भी होता है और समेटिव भी होता है, दोनों इसमें होते हैं कंटिन्यूअस। और कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या होता है कि स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट को भी कवर करता है और को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट को भी कवर करता है, ठीक है। FA प्लस SA दोनों मिलके ये आपका CCE जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके अंदर जैसे CCE में क्या होता है 40% वेटेज तो आपका किसका होता है फॉर्मेटिव का, और समेटिव का कितना हो जाता है 60% आपका वेटेज हो जाता है। असेसमेंट लर्निंग हो जाती है, क्वालिटी क्वांटिटी सब चीजों को चेक किया जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग को देखा जाता है। इसके बाद कुछ आर्ट राइटिंग वगैरह ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस के अंदर ये सारी चीजें कवर करे और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर वो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सीसीई के बारे में और थोड़ा डिटेल देखते हैं इसमें। अ सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का एक ऐसा सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, टू इवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल बच्चे का एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसका क्या होता रहे मूल्यांकन होता रहे। मतलब ऐसा नहीं कोई बच्चा एनुअल एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर गया मतलब बस अब वही सब कुछ, ऐसा नहीं, लगातार ऑनगोइंग चलता रहे इवेल्युएशन। मतलब 1 या 2 एग्जाम जो है वो उस बच्चे को इवेल्युएट ना करे, एक प्रोसेस उसकी लंबी हो। दिस स्कीम इज हेल्पफुल इन स्ट्रेस रिमूवल। ये जो स्कीम है ये उसकी स्ट्रेस रिमूवल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी साबित होती है सीसीई, ठीक है। द स्टूडेंट विल हैव मोर टाइम टू डेवलप देयर इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनालिटीज। अब बच्चा अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएगा, हॉबीज को डेवलप कर पाएगा, साथ ही में पर्सनालिटीज को डेवलप कर पाएगा। देखिए मैं और ज्यादा डिटेल्स में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं क्लास की शुरुआत में ही आपको ये बात क्लियर कर चुका हूं, ये रिवीजन प्लस थ्योरी की क्लास है, ठीक है। कुछ बच्चों का रिवीजन भी हो जाए इस क्लास से और कुछ बच्चे जो थ्योरी नहीं पढ़ के आए वो थ्योरी भी पढ़ लें। मैं टॉप स्पेशली आपको सीसीई नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं स्पेशली सीसीई पढ़ाता तो हो सकता है मैं आपका तकरीबन आधा घंटा या फिर 45 मिनट के आसपास का समय लेता मैं
तब जाके मैं पूरा सीसी ही पढ़ा था। लेकिन हमारा काम है रिवीजन करना और उस सारे जो हमने पढ़ा है उससे वो पॉइंट्स निकाल लेना जहां से हमारे एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, आपका इंटरनल इवेल्युएशन क्या है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो इंटरनली ही पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूट के लेवल पे, और ये क्राइटेरिया बेस्ड होता है। ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, aim of this evaluation is to assess what is not working and for whom and then to determine what changes are needed। तो ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह ही है, ये एक्सटर्नल लेवल पे होता है, बस इतना याद रखना है आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना, थ्योरी है, चाहो तो पढ़ लेना इसको। अब इसके बाद आते हैं हम टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, बच्चे को किस किस तरीके से इवेल्युएट किया जा सकता है। क्वेश्चन एयर, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस उसको दिए जाते हैं, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए और उसका इंटरेस्ट जो है वो टेस्ट किया जाए। एप्टीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति है ना शायद, एप्टीट्यूड, क्योंकि इसमें दो में अभिक्षमता और अभिवृत्ति, इसमें आप देख लेने। बाकी एप्टीट्यूड जो है वो आपका, क्योंकि हिंदी के शब्दों में पर्सनली बता रहा हूँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्पेशली ये अभिवृत्ति और अभिक्षमता इस तरीके के एक जैसे शब्द आ जाते हैं, तो एप्टीट्यूड बाकी मैं आपको समझा सकता हूँ क्या चीज है वो। इंटरव्यूज दिए जा सकते हैं एक बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए, जहां पे वो इंटरव्यूज स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं, जहां पे जो इंटरव्यूअर है आपका, जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसको पता है कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, और उसके सामने एक लिस्ट होती है कि ये सारी चीजें आपको पूछनी है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इंटरव्यूअर जो है वो कोई भी चीज आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके पास कोई ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ, जरूर है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर उसको वो चीज पूछी जानी है, लेकिन इसके बाद वो फ्री है अपनी ओर से पूछने के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड्स की बात करें तो कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं जिनके आधार पे बच्चे को इवेल्युएट किया जा सकता है, जैसे उसकी डायरीज, भाई बच्चे की डायरीज के अंदर कैसा रिकॉर्ड है। उसके बाद क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो आपके स्कूल के द्वारा रखे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखा जा सकता है। इसके बाद कुछ और ऑब्जर्वेशनल डिवाइसेज है जिसमें चेकलिस्ट होती है, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, यस और नो में आंसर लिए जाते हैं बच्चे से। ठीक है, और जियोमेट्रिक डिवाइसेस, ग्रुप में आप देखते हैं कि एक ग्रुप बन जाता है, इसके बाद उसको जियोमेट्रिक तरीके से कैसे उसका इस्तेमाल होता है। प्यूपिल्स प्रोडक्ट, बच्चा क्या क्या प्रोडक्ट बना के लेके आता है, चार्ट्स, पिक्चर्स वगैरह इनका, और कुछ टेस्ट होते हैं। अब इसमें टेस्ट आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे यही प्रश्न बनते हैं। उसमें टेस्ट में क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है और साथ ही में डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अब इन चारों को मैं थोड़ा बता देता हूँ। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, आपने जो कंटेंट पढ़ाया अभी तक, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं, वहां पे बच्चा कितना सीख पाया है, वो तो होता है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, मतलब एक बच्चे का अचीवमेंट चेक किया जाता है। जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गया तो ये क्या है, एक तरीके का अचीवमेंट टेस्ट है, बच्चे ने कितना अचीव किया है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब बच्चे की कोई विशेष क्षमता अगर उसको जानना है आपको, मानो बच्चे की सिंगिंग की एबिलिटी को जानना है, या फिर मानो बच्चे का कोई आपको स्पोर्ट्स में कुछ जानना है, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाते हैं। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है एक बच्चा एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस गहनता तक सीख पाया है, उसकी प्रोफिशिएंसी क्या है, वो होता है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, देखो अचीवमेंट टेस्ट होता है, इन तीनों का सीक्वेंस बता देता हूं मैं आपको। अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट के बाद किसी बच्चे का स्कोर अगर अच्छा नहीं हुआ है तो फिर उसको उसका डायग्नोस टेस्ट जो है वो लिया जाता है। डायग्नोस क्या होता है कि कोई समस्या है उसको जानना। ठीक है, और जब आप समस्या को जान जाते हैं, इसके बाद आप क्या करवाते हैं, बच्चे की रेमेडियल टीचिंग करवाते हैं, मतलब सुधार के संबंधित क्लासेस, मतलब किस तरीके से सुधार और किए जा सकते हैं। ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग, तो ये सीक्वेंस भी कई बार पूछा गया है। तो पहले क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो लिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है। रेमेडियल टीचिंग का बेस क्या है, तो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो आपके किसका बेस है, रेमेडियल टीचिंग का बेस है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, रेमेडियल टीचिंग आ जाती है। रेमेडियल टीचिंग को सीधा सा मैं बता रहा हूँ, बच्चे के जो लर्निंग गैप्स हैं, कोई चीजें ऐसी हैं जो बच्चा नहीं समझ पाया है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होने के बाद फिर होंगी। मतलब बच्चे की समस्याओं को पहले जानिए, इसके बाद आप क्या करें, उनके ऊपर वर्क करें। रेमेडियल टीचिंग में इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज टेस्ट होगा। सॉरी, इसको मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं। सबसे पहला तो क्या होता है, इसमें टेस्टिंग होता है, फिर आपको टीचिंग होती है वापस अगर कोई कमी है तो, और इसके बाद वापस क्या होता है, रीटेस्ट होता है। ठीक है, और वापस फिर क्या होता है, रीटीचिंग। ये एक प्रोसेस चलता है इसके अंदर।
मतलब पढ़ाओ, फिर वापस डायग्नोस करो क्या कमियां रह रही हैं, वापस उसको रेमेडियल टीचिंग करवाओ। तो मतलब एक कंस्टेंटली उसको इम्प्रूवमेंट के एफर्ट्स जो है वो किए जाते हैं। लर्नर यूजुअली फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, जैसे मोस्टली जैसे रेमेडियल क्या होता है, रेमेडियल क्लासेस उन बच्चों के लिए होती है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। वो किन किन वजह से हो सकता है, कुछ बच्चों की मेमोरी जो है वो पुअर होती है, कुछ का मोटिवेशन अच्छा नहीं होता है, कुछ का अटेंशन साइकिल थोड़ा बुरा होता है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अधिक समय की आवश्यकता होती है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, कुछ बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और सेल्फ एक्सपेक्टेंसी कम है, और साथ ही में कुछ चीज़ें अलग अलग चीज़ों को मिक्सअप कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सामने एक और चीज़ आती है, रेमेडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला है एरर्स जो है उनको रिमूव करें, आप इंप्रूव करें। मेंटल टेंशन जो है बच्चे का वो हटाएं। सब्जेक्ट रिलेटेड अगर एरर कोई कर रहा है तो उसको सुधार किया जाए। इसके बाद गुड क्वालिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है और बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो वो किया जाए। टेक्स्ट बुक के बेसिस के ऊपर किस तरीके से उसकी एबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद जो पूरी उसकी लाइफ लर्निंग जो है होने वाली है वो क्या हो, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड किससे डेवलप होता है, आपका रेमेडियल टीचिंग से। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे आपके रेमेडियल टीचिंग के। और उसके साथ ही आपका ये फंक्शन कैसे होगा, सबसे पहला ये भी ध्यान रखिए, मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ, इनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा और कुछ भी नहीं है, थोड़ा मैं आपको रीडिंग करके बता देता हूँ। बाकी रेमेडियल टीचिंग से क्या प्रश्न पूछे जाने वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लैंग्वेज जो है उसको इफेक्टिव मैनर में इस्तेमाल करें सबसे पहले तो बच्चा, ठीक है। इसके बाद पुअर स्टूडेंट्स जो है, मतलब कोई बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, गरीब नहीं है, ठीक है। पुअर स्टूडेंट का मतलब जो बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, वो जो आपकी क्लासरूम की जो गति है, जिस गति से बाकी बच्चे सीख रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को आप उनसे किस तरीके से जोड़ पाते हैं। टीचिंग स्किल्स स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल किया जाए और टैक्टिक्स को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लर्निंग डिफिकल्टीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये भी आपके फंक्शंस हो जाएंगे इसमें। और फीडबैक डिवाइसेस का अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश टीचिंग जो है उसको इंप्रूव किया जाए। इसके बाद वेस्टेज इन एजुकेशन पर्पजेज जो है उसको देखा है थोड़ा सा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें अनावश्यक हो रही है। होम असाइनमेंट और फॉलो अप वर्क जो है वो अच्छे से लिया जाए, और उसके बाद उसमें इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जो है उसका अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट हो, और साथ ही में लर्नर के वेरिएशंस, मतलब अलग अलग तरीके के लर्नर्स आपके सामने आते हैं तो उन सारी चीज़ों को भी कवर किया जाए। तो साथियों, आई थिंक मैंने 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करवाने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ चीज़ें इसके अंदर मिस भी होंगी और कुछ चीज़ें इसके अंदर थोड़ा हमने जल्दी भी करी है, क्योंकि उसका रीज़न है कि हम रिवीजन के तौर पे इसको देख रहे हैं, तो चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके ही आपको बताया जाता है, ठीक है। आई थिंक ये प्रयास जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और वाकई में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ने हमारे पीछे थोड़ी मेहनत की है, तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं, आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए इसको, ताकि इससे हमको आगे आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन जो है वो भी हमें मिले। तो ये था हमारा आज का डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज टीचिंग। अब फिर से मिलते हैं हम एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।